हे गाइस, वेलकम बैक एफकेट डॉट जर्नी। देखिए, जैसे हमने कहा था कि आज हम पॉलिटी का पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, ये है हमारी सिलेक्शन सीरीज। मान लीजिए अब हिस्ट्री पॉलिटी आपका जो है इन सबका हम पीवाईक्यू लाएंगे, यानी कि एफकेट में जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए उनके बेसिस पे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले अभी भी आप लोगों के पास देखें एफकेट के एग्जाम में तो 26 तारीख से स्टार्ट है एग्जाम। ऑलमोस्ट अभी भी ज़्यादा भी नहीं तो 20 दिन पकड़ लो। 20 दिन में अभी भी आप अपना कवर कर सकते हैं। देखिए, अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एफकेट सीडीएस या मान लीजिए मेन कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, हमारे कुछ ये मेन टॉपिक्स होते हैं। क्या क्या टॉपिक है? देखिए, प्रेसिडेंट हमें ज़रूर पढ़ना होता है। प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो साथ में गवर्नर हो गया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये सब। उसके अलावा देखिए, कैग होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जब ये होते हैं तो ये हमारे ऑब्लिक चीज़ है। यूपीएससी, एसपीएससी, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीपीएसपी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट जो होता है वो हमारा होता है। ठीक है, जब ये पढ़ते हैं तो साथ ही में स्टेट लेजिस्लेचर भी हम पढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। देखो, पीवाईक्यू तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में ही उन क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई टॉपिक ऐसा होगा जो हमें ब्रीफ में जानने की ज़रूरत होगी, सॉरी डिटेल में जानने की ज़रूरत होगी, तो हम उसको भी हाथों हाथ कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, आज का मोटिव यही है कि पॉलिटी आपका लगभग जब इससे करेंगे तो बहुत सारी हेल्प आपको मिल जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है हमारा दी प्रेम्बल। ठीक है, प्रेम्बल के बारे में आता है तो हमें प्रेम्बल के बारे में पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हमें ज़रूरी है जानने के लिए हम उसको भी कवर करते चलेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन पे समझ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा था प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा तैयार किया गया था। हमारा क्वेश्चन ये आ जाता है। तो सबसे पहले हम प्रेम्बल के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है, क्या क्या इसमें हुआ था, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ज़रूरी है, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए अब हम मूव करते हैं कि इसके बारे में हमें समझना क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अब इसके बारे में। चलो, तो गाइज हमने क्या कहा था, प्लम्बर के बारे में हमने पढ़ने की बात करी थी। तो हमारा अभी क्या पढ़ना है, हमें प्लम्बर के बारे में थोड़ा पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि देखिए पूरा पॉलिटी के लिए अलग बात है। इससे इंपॉर्टेंट बातें जरूरी भी जो है वो हम बात करेंगे कि इसको कहा क्या जाता है। सबसे पहले इसको कहा क्या जाता है तो याद रखना, ये आपका होता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि जो इंट्रोडक्शन हम देते हैं वो हमारा उसका ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि प्रेम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि इसको क्या कहा जाता है। तो याद रखना, इसको बेसिक जो है हम इसकी बात करें कि सब, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए लिया कहाँ से गया है। ठीक है, तो याद रखना कि हमने लिया है, कहाँ से लिया है, ये आपने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इतनी बात समझ में आई कि हमने लिया क्या है और इसको क्या कहा जाता है। इंट्रोडक्शन पार्ट है एक तरीके से ये हमारा। अब बात आती है इसमें लैंग्वेज क्या है। ठीक है, किस लैंग्वेज में है, तो लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल जो है हमारी वो भी हमारी अमेरिका से ही ली गई है। ठीक है, जो इसकी लिखने की लैंग्वेज है, कहने का मतलब है इसका वे, किस वे में लिखा जाएगा, जिसे बोलते हैं ना फॉर्मेट, वो फॉर्मेट भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। ठीक है, अब और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो जाननी है, इसी को कहा जाता है द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन। यानी कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन जो है हमारा वो कौन सी मीटिंग में हुआ था। याद रखना, वो हमारी थर्ड, ठीक है, थर्ड हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीटिंग हुई थी उसमें लिया गया था। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है गाइस, 13 दिसंबर 1946 में जो ये हमारी हुई थी उसमें इसको पास किया गया था। किसके द्वारा पास किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू इसको पास किया गया था। तो उसी का एक मॉडर्न फॉर्म इसको कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जो बेसिक पॉइंट्स है इसके बारे में। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने, यानी कि इसमें 4 बेसिक चीज बताई गई है कि इसमें बताया गया है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी बताया गया है। ठीक है, सेकंड बताया गया है इसमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, और तीसरी चीज क्या बताई गई है इसमें? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताया गया है। तो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी जो इसमें बताया गया है, द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के लोग, हम उनको ऑथोरिटी बताया गया है सोर्स की। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की बात करें तो उसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। सोलिसिटी हो गई, आपकी स्केलर हो गई, डेमोक्रेटिक हो गई, रिपब्लिक हो गया और सिविल हो गया। ये आपके इसमें चीज़ें बताई गई है। अब बात करते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया जस्टिस, ठीक है, इक्वलिटी,
है ना, ये चीज़ें इसमें बताई गई है। अब बात करते हैं कि डेट ऑफ एडॉप्शन यानी कि इसको कब अपनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। डेट ऑफ एडॉप्शन कब होती है, तो याद रखना नवंबर 26 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। अब इससे कुछ रिलेटेड चीज़ ये आ जाती है कि इसको किसने क्या कहा, यानी कि जैसे कि आर्टिकल 32 को हमारे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, उसी तरीके से इसको किसी कुछ कुछ लोगों के द्वारा क्या कहा गया वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। क्या आता है, तो याद रखना सबसे पहले इसको बताया गया है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसके द्वारा बताया गया है, ये बताया गया है N.A. पालकिवल्ला, ठीक है, इनके द्वारा इसको बताया गया है। और क्या बताया गया है किसके द्वारा, तो याद रखना इसको हॉरोस्कोप ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया गया है, किसके द्वारा, ये बताया गया है डॉक्टर K.M. मुंशी के द्वारा, ठीक है, K.M. मुंशी के द्वारा इसको हॉरोस्कोप ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया। अब याद रखना कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको भी कहा गया, बट ये प्राइमर के लिए है, इसको किसने कहा गया है, तो याद रखना इसको कहा है पंडित ठाकुर दास बागवाड़े, ठीक है, इनके द्वारा इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे कि इसको की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा गया है, की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया है सर अर्नेस्ट बेकर के द्वारा, ठीक है। ये आती है हमारे प्रेम्बर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बाकी बहुत डिटेल में है लेकिन हम इतना इसको नहीं जान सकते। अब देखो यहाँ आता है इसका आंसर कि किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, तो देखो है ना, प्रेम्बर कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया है, देखिए क्या मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इसको बनाया गया था, भीमराव अंबेडकर ने इसको बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, या डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसको बनाया था। देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो वो पास किसने कराया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब कराया था, अभी बात करी थी हमने 13 दिसंबर 1946 में। उसी का मॉडर्न फॉर्म इसको कहा गया है, यानी कि कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही लिंक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, है ना, क्यों इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, नहीं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। अगर प्रेम्बल की बात करें कि प्रेम्बल जो है किसने प्रिपेयर किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने ही किया था, ठीक है, याद रखें किसने किया था, भीमराव अंबेडकर ने इसको प्रिपेयर किया था। तो ऑप्शन बी हो जाता है या राइट आंसर। ये क्वेश्चन यहाँ क्यों रखा गया था, यहाँ क्वेश्चन ये इसलिए रखा गया था जिससे कि कन्फ्यूज हो आप लोग, ठीक। अब देखो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा की एक खास पावर क्या है, क्या इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, यानी कि इंट्रोड्यूस जो मनी बिल होता है वो उसकी पावर है, ठीक है, द इम्प्लीज द प्रेसिडेंट, या किसी मतलब प्रेसिडेंट पर इम्प्लीचमेंट लगाना है, वो इम्प्लीचमेंट प्रेसिडेंट पे किस आर्टिकल के तहत लगता है, ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो ये भी अभी हम समझेंगे। और आता है द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी का डिक्लेरेशन सिर्फ लोकसभा करता है या उसकी ये पावर है। द पास द नॉन कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, इन सब के ऊपर भी बात आ रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन पास करता है। तो देखो लोकसभा की बात आ जाती है तो हमें ये पता होना चाहिए लोकसभा किस पार्ट के अंदर है, कहाँ किसके अंदर आता है। तो देखो इसके लिए हमें पता होना चाहिए पार्लियामेंट, ये हमारी पार्ट 5 के अंदर आती है, ठीक है, पार्लियामेंट पार्ट 5 के अंदर आती है। इसकी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के हमारे 3 पार्ट होते हैं, एक होती है हमारी लोकसभा, प्रेसिडेंट और राज्यसभा, ठीक है, इन तीनों को मिला के बनता है हमारा पार्लियामेंट, ठीक। अब पार्लियामेंट बनता है पार्ट 5 के अंदर आ गया है। तो लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा को हम क्या और अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ये भी हमें हाथों हाथ यहाँ जानने की ज़रूरत है कि लोकसभा को किस और नाम से भी जाना जाता है। तो लोकसभा जो है देखिए हमें पता चल रहा है लोक का मतलब लोग, यानी कि काउंसिल ऑफ पीपल भी लोकसभा को कहा जाता है, ठीक है। टेम्परेरी हाउस भी इसी को कहा जाता है। टेम्परेरी हाउस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, तो इसको टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं, ठीक है। चलो ये भी हमें पता चल गया कि इसको टेम्परेरी हाउस कहते हैं। और इसके बारे में क्या जानने की ज़रूरत है भाई, हमारा ये पता चल गया टेम्परेरी हाउस है, ठीक है, और अपर हाउस, ठीक है। अब बात आ गई भाई, हमने इसका नाम भी जान लिया
इसको क्या कहते हैं ये भी जान गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये कब डिसॉल्व होता है या इसका क्या सीन है। ठीक है, या इसका टेन्योर क्या रहता है। तो इसका टेन्योर रहता है 5 ईयर्स। ठीक है, लेकिन इसको डिसॉल्व कभी भी किया जा सकता है, बस नेशनल इमरजेंसी के दौरान या इमरजेंसी के दौरान इसको हम 1 ईयर करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर हमें करने की ज़रूरत है, नहीं बनाने की नहीं ज़रूरत है तो। ठीक है, ये इसके टेन्योर के बारे में आ जाती है। अब बात कर लेते हैं हाथों और इसके इलेक्शन की, कि इसका इलेक्शन कैसा है। तो इसका इलेक्शन डायरेक्ट है। ठीक है, यानी कि लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, इसका इलेक्शन डायरेक्ट है। देख, कितनी सीट से क्या है वो अभी हम यहाँ नहीं कवर करेंगे, क्योंकि फिर हमारी बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। ये भी हमारा क्वेश्चनों का फॉर्मेट था। हाँ, आर्टिकल की बात कर लेते हैं कि लोकसभा किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर आता है वो बात करें तो आर्टिकल 81। एक मिनट रुकिए, थोड़ा डाउट है ना। लोकसभा आपका 80, चलिए अभी बताता हूँ किस आर्टिकल के तहत ये हाथों आता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी पावर है ना। तो देखो इंट्रोड्यूस्ड मनी बिल, यानी कि मनी बिल सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो ये पावर है। इम्पीचमेंट की बात करें तो इम्पीचमेंट कोई भी लगा सकता है, किसी भी हाउस से हो सकता है, या तो राज्यसभा या आपके लोकसभा, किसी भी हाउस से पास हो सकता है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है हमारा इमरजेंसी लगाने का। ठीक है, तो अगर इसकी बात देखें तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए। तो अब मूव फाइनल इस आंसर पे जैसे हमने कहा था वही इसका आंसर है, यानी कि मनी बिल को ही इंट्रोड्यूस करा जाता है, यही इसकी बात है। अब बात चल रही थी इम्पीचमेंट की, कि कौन सा आर्टिकल के तहत इसमें जो है इम्पीचमेंट लगता है प्रेसिडेंट में, है ना। तो यानी कि थोड़ा बहुत हम प्रेसिडेंट के बारे में भी यहाँ पढ़ सकते हैं, इसका मतलब साफ साफ हमारा कहने का मतलब ये है। तो देखो इम्पीचमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के ऊपर किस आर्टिकल के तहत इम्पीचमेंट लगता है। ठीक है, यहाँ जानने की ज़रूरत आ रही है भाई, इम्पीचमेंट लगाना है तो कैसे लगाए हम। और भाई लगाना भी प्रेसिडेंट के ऊपर है, किसी और के ऊपर लगाना भी नहीं है हमें। तो आर्टिकल इम्पीचमेंट लगता है आपका आर्टिकल 61 के। ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत यहाँ पे प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट लगता है। थोड़ा प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल 52 होता है ये कहता है कि दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि देयर इज शैल, है ना, शैल यानी कि शैल लगा होता है, यानी कि होना ही चाहिए। ठीक है, ये हो जाता है 52 के तहत। 53 इसकी बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स की। 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। 55 में आ जाता है मैनर ऑफ इलेक्शन। 56 में आ जाता है टर्म ऑफ ऑफिस आ जाता है। 57 में आ जाता है एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन। 58 में आता है क्वालिफिकेशन। ठीक है, और 59 की बात करें तो 59 में आ जाता है आपका कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। ठीक है, 60 में ओथ, यानी कि इनको ओथ कौन दिलाता है उस पर आ जाता है। 61 जैसे भी जानते हैं इम्पीचमेंट की बात आ जाती है। 62 आ जाता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन या वैकेंसी, यानी कि यहाँ भी ये जान लीजिए कि प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली नहीं रहता उस टाइम, उस पर कोई ना कोई हर वक्त होना चाहिए। शैल का मतलब जो आर्टिकल 52 में है उसका मतलब यही है। यानी कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट का कोई डेथ हो गई है, प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है, कोई भी केस होता है, तो उस दौरान जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होता है आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वो यहाँ वर्क करता है, उसकी सीट खाली हो जाती है। इट डजेंट मैटर, वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो सकती है, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली होगी तो एज अ चेयरमैन जो था वहाँ डिप्टी चेयरमैन वर्क करेगा। ठीक है, बट एक कंडीशन आती है कि प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तब कौन हमारा उस चीज़ को देगा, तो तब बनता है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये भी नहीं है तब कौन बनता है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है जब वेकेंट होती है सीट उसके पास। आर्टिकल प्रेसिडेंट से एक और इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है, वो है आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 डिफाइन करता है इनकी पार्डन्स पावर को। ठीक है, यानी कि क्षमा करने की शक्तियाँ क्या क्या है वो इनके ऊपर डिपेंड आर्टिकल 72 डिफाइन करता है। देखो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर वीडियो हमारी इस तरीके से। अब नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, यानी कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के किसके पास पावर है जो रेगुलेट कर सकता है, यानी कि थोड़े चेंज कर सकता है। तो याद रखना, कोई भी लॉ बनाना है या उसको ख़त्म करना है तो ज़्यादातर वो सारी पावर हमारी पार्लियामेंट के पास होती है, यानी कि पार्लियामेंट ही सिटीजनशिप को कर सकती है। सिटीजनशिप आया तो हमें ये पता होना चाहिए किस पार्ट के अंदर सिटीजनशिप है। तो याद रखना पार्ट 2 के अंदर हमारी सिटीजनशिप आती है। पार्ट 1 के अंदर क्या आता है, यूनियन एंड स्टेट्स आता है। पार्ट 3 के अंदर हमारी क्या आती है, फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पार्ट 4 के अंदर आता है हमारा DSPs। ठीक है, और 4th A के अंदर आ जाता है हमारा गाइस फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पार्ट्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने होते हैं। चलो
देखो यहाँ है, तो हमें यहाँ याद रखना सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो याद रखना आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है। हम जानते हैं कि हमारी 4 टाइप की रिट्स होती है, ठीक है। हार्बस कॉपर्स होती है, ठीक है। इसी तरह की 4 रिट्स होती है, वो आगे हम और कवर बाद में करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमोलेटेड ऑन जनवरी 26 1950 बिकॉज, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरीके से जो अडॉप्ट किया गया था वो 26 जनवरी 1950 में ही क्यों किया गया, ठीक है। ऐसा क्यों था, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न इन्होंने पूछा, दिस डे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929, है ना। दिस वाज अ डिजर्व बाय द फार्मर्स ऑफ इंडिया, है ना। ये पॉइंट्स है। तो याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 में, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो तो बन गया था 26 नवंबर 1949 में ही, ठीक है। और कुछ आर्टिकल्स जो है हमारे इस टाइम जारी भी कर दिए गए थे, बट फुल्ली फोर्स में जो आया वो इसी को आया। वो इसलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारी, तब जब चल रहा था तो पूर्ण स्वराज की मांग जो हुई थी लाहौर सेशन में, हम जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किया था 1927 में, उसमें इसकी मांग रखी गई थी। उसी के बाद हमने 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया था एज ए इंडिपेंडेंस डे। तो उसी वजह से इसको 26 जनवरी 1950 में ही किया गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये पूछ रहा है फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसका कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स हमारे किस पार्ट के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अभी हमने जैसे बताया पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर क्या था हमने वो बता दिया, पार्ट 4 के अंदर भी बता चुके हैं हम, DPSPs है ना। पार्ट 5 के अंदर हम बात करें, पार्ट 5 के अंदर आपका क्या है भाई, पार्ट 1 की बात कर ली, पार्ट 2 की बात भी कर ली आपने, पार्ट 4 की बात भी कर ली। तो अब ये भी पता होना चाहिए कि भाई पार्ट 5 के अंदर क्या है ना। और देखो यहाँ बात करें कि एक वीडियोस लाएंगे जिसमें होगा सोर्सेज ऑफ, यानी कि जो सोर्सेज है, यानी कि कहाँ कहाँ से हमने जो भी चीज़ें अपनाई हैं वो कहाँ कहाँ से हमने ली है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है यहाँ पे जो हमें कवर करनी है। तो हाँ, पार्ट 5 की बात कर रहे थे गाइस कि हम पार्ट 5 में हमारे क्या है। तो देखो पार्ट 5 से पहले शेड्यूल की एक ट्रिक याद कर लो। शेड्यूल को याद करने की ट्रिक है, ये है टेयर्स, है ना। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। टी से यानी कि सबसे पहले बात करें टेरिटोरीज एंड यूनियन एंड स्टेट। ई की बात करें तो एलुमिनेशन अलाउंसेस सैलरीज की बात करते हैं। ए की बात करते हैं ओथ एंड अफर्मेशन की बात करते हैं, यानी कि 3rd शेड्यूल हमारा ओ से रिलेटेड है। 4th की बात करें तो राज्यसभा की सीट से रिलेटेड है। 5th की बात करें तो शेड्यूल एरिया रिजर्वेशन की बात है। और बात करें हम अपने नेक्स्ट की तो उसमें है हमारा अदर शेड्यूल एरियाज, ठीक है। आपके जहाँ वो है मेघालय वगैरह उनके रिगार्डिंग बात आता है। एफ की बात करें तो फेडरलिस्ट प्रोविजन यानी कि लिस्ट्स की बात आती है। 7th शेड्यूल के अंदर हमारी लिस्ट्स आ जाती है। 8 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी 22 है, ठीक है। 9th की बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स आ जाता है, ठीक है, 9th के अंदर। 10th की बात करें तो डिफेक्शन लॉ यानी कि दरबदला एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है। उसके बाद हम 9th की बात करते हैं, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 की बात करें तो इसमें पंचायत आ जाता है। 12 की बात करें तो इसमें म्यूनसिपालिटीज आ जाती हैं हमारी। अब बात कर रहे थे हम पार्ट 5 की। पार्ट 5 है यहाँ पे, यानी कि पार्ट 5 के अंदर क्या आता है। तो याद रखना पार्ट 5 के अंदर आता है हमारा यूनियन, है ना। यूनियन से रिलेटेड, यानी कि यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। 6 के अंदर जस्ट हमारा स्टेट्स आ जाता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, यानी गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके इसको पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कई बार इस तरीके से फैक्ट क्वेश्चन भी पूछ जाता है। क्या क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी। यानी कि राजीव गांधी की जब डेथ हुई उसके बाद कौन नेक्स्ट हमारा PM बने थे। तो उनकी बात करें तो वो थे हमारे PV नरसिम्हा राव। याद रखना जब पंचायती राज पढ़ोगे स्टेट लेजिस्लेचर में और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे आया था कि सबसे पहले राजीव गांधी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिलाने की बात करी, वो फेल हो गया। उसके बाद PV नरसिम्हा राव आए, ये भी फेल हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो वहाँ से आप ये याद रखेंगे कि इस तरीके से शेड्यूल चला था। क्या आंसर है, PV नरसिम्हा राव, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन विच ईयर गोवा इज टेकन बाय द इंडिया, यानी कि गोवा को जो इंडिया ने कैप्चर किया वो किस टाइम किया। तो याद रखना दिसंबर 1961 में इसको किया गया। यानी कि लास्ट बात करें तो सारे जो भी पोर्टुगीज थे आए सबसे स्टार्टिंग में थे, गए भी सबसे लास्ट में, वो सारे के सारे गोवा में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन वो लोग गोवा को छोड़ने नहीं लगे थे, फिर हार के हमें आर्म्ड फोर्स का सहारा लेना लगा, उन्होंने इसको खदेड़ा, तब जाके दिसंबर 1961 में इसको हमने कैप्चर किया, कह सकते हैं इंडिया में इसको आया गया।
नेक्स्ट आ जाती है बात कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, यानी कि ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, यानी कि कुछ हमारी कम्युनिटी भी रही है पॉलिटी के अंदर, ठीक है। तो उसमें बात आ रही है ड्राफ्टिंग कम्युनिटी की। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी में कौन से उसके चेयरमैन थे, तो याद रखना भीमराव अंबेडकर जो है इसके चेयरमैन थे। कहाँ से इनको इलेक्ट किया गया था, तो याद रखना वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जो इनकी पार्टी थी वहाँ के हेड थे, उनसे वहाँ को लिया गया, उन वहाँ से इनको लिया गया था। अब ड्राफ्टिंग कम्युनिटी की सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है कि इसके मेंबर से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। इस तरीके से भी बात आ जाती है, तो वो भी अभी हम कवर करेंगे। अभी हम इतने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ये आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस प्रेमर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर प्रेमर को किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस की बात करें, देखिए प्रिपेयर्ड हम जानते हैं भीमराव अंबेडकर ने इसको प्रिपेयर किया था। अब बात करते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, है ना भाई, ये भी ज़रूरी जानने की ज़रूरत है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, ये आप लोग बताओ मुझे। भीमराव अंबेडकर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अगर यहाँ होता ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन की, जब जवाहरलाल नेहरू, हमारा यहाँ आंसर आ जाता। ठीक है गाइस। हाँ देखो, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम मिलेगी, चैनल पे मिलेगी fcat.journey पे, ठीक है। विद आंसर की मैं डाल दूंगा। अब बात कर रहे थे हम ड्राफ्टिंग कम्युनिटी की। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी भी हमें पढ़ना है, जैसे मैंने बताया था। तो देखो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। तो देखो नाम आपको पता है ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। अब आ जाती है कि ये कब बनी, तो याद रखना ये बनी थी हमारी 29 अगस्त 1947 में। कब बनी, 29 अगस्त 1947 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के कुछ दिन बाद ही, ठीक है। हेड इसके जैसे जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर थे। कहाँ से इलेक्टेड हुए थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल की असेंबली थी वहाँ से इनको इलेक्टेड किया गया था। अब आती है इसके मेंबर्स की बात, कि इसमें कुछ मेंबर्स थे हमारे जो हमें जानने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो पता है कि भीमराव अंबेडकर ही थे। नेक्स्ट और कौन थे, फर्स्ट मेंबर तो इसके भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं। सेकंड मेंबर कह सकते हैं आप एन गोपाला स्वामी, ठीक है, ये हो जाते हैं। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट मेंबर की। तो तीसरा मेंबर इनका कौन था, तो याद रखेंगे आप, इसका तीसरा मेंबर हो जाता है इसका अलाइद कृष्ण कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। और बात करें कि इसके और मेंबर कौन थे, तो इसके मेंबर थे कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी, या के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी। यानी कि 3 मेंबर यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं। उसके अलावा हमें और मेंबर्स की इसकी बात करनी है। एक की हम कर चुके हैं, ठीक है। 7 टोटल इसमें 7 मेंबर थे, ठीक है। 3 हमारे सामने लिखे हैं, तो फोर्थ हम यहाँ सबके अब नाम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे जैसे हमने बताया था कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए। फिफ्थ की बात करें तो एन माधव रॉय। सिक्स की बात करते हैं तो ये थे हमारे डीपी कैतन, ठीक है। जब ये मर गए तो इनकी जगह लिया गया टीटी कृष्ण नाम चरी, ठीक है, इनको लिया गया। सातवीं की बात करते हैं तो सातवां हमारा रह जाता है सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। तो ये इसके 7 मेंबर रहे हैं। और कुछ बात करें तो भाई देखो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि ड्राफ्ट प्लेस किए होंगे। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो इन्होंने ले आया गया वो लाया गया फरवरी 1948 में। सेकंड ड्राफ्ट की बात करें तो वो अक्टूबर 1948 में, यानी कि 2 ड्राफ्ट 1948 में लाए, ठीक है। ये पब्लिक ड्राफ्ट थे, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया के लिए थे, ठीक है। उसके बाद थर्ड ड्राफ्ट आता है, वो आता है नवंबर 1948 में, जो रीडिंग ड्राफ्ट होता है, यानी कि उसको रीड किया जा सकता था, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए ये आज हमारे ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाते हैं। ओह ड्राफ्ट कर रहा हूँ, ये पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे एफकेट में आए हुए थे। अब नेक्स्ट की बात करें तो देखिए इसी तरह इस पर आपका मुझे व्यूज़ अच्छे लगते हैं, ठीक है, इस पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम फिर इसी तरीके से सीरीज़ को कैरी ऑन रखेंगे। इसी तरीके से हम हिस्ट्री के भी अपने प्रीवियस ईयर्स कवर करेंगे। मैथ और रीजनिंग तो हम करेंगे जैसे हमने कवर कर रहे हैं अपने उस पर
सारा भी टाइम है और हमारे कुछ चैप्टर्स बचे हैं, उन सबको हम फटाफट कवर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये जो सिलेक्शन सीरीज़ है, यानी कि जो PYQ सीरीज़ है, ये तभी आ पाएगी जब आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और हाँ, कुछ चेंजेस करना आपको लगता है कि टीचिंग में कुछ चेंजिंग करना चाहिए, तो आप वो कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम उसको करेंगे, क्योंकि भाई फीडबैक आपसे मिलेगा तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं। आपको पता है PDF कहाँ मिलेगी? आपके टेलीग्राम चैनल पर थोड़ी देर में PDF अपलोड हो जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।